नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल में पहुंच चुका है। देश के कई शहर गैस चैम्बर बन चुके हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली में कई पाबंदियों के बीच भी प्रदूषण और दम घुटू स्मॉग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही हाल दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा और गाजियाबाद का भी हो गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। सोमवार को हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार यानी कि बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया और गाजियाबाद का लोनी शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक था। यहां पीएम 2.5 तक पहुंच गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चारों तरफ स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है जिसमें सांस लेने में भी मुश्किल है। शहर की विजिबिलिटी महज 600 मीटर के आसपास ही है। यूपी के कई जिलों में हवा में प्रदूषण की शुरुआत अक्टूबर महीने के आखिर से हो गई थी। ये हालात तब हैं जब अभी ठीक से सर्दियों की शुरुआत भी नहीं हो पाई है और अभी से हवा में धूल के कण और धुआं बढ़ने लगा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हवा और भी ज्यादा खराब हो सकती है। देश के 33 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 शहर यूपी के शामिल हैं। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल है। राजधानी लखनऊ की हवा भी कुछ ज्यादा साफ नहीं है। लखनऊ के लालबाग इलाके में हवा का AQI लेवल 342 दर्ज किया गया और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। कानपुर में AQI लेवल 283 है, बागपत में 342 है, हापुड़ में AQI 358 पहुंच गया है। मेरठ में हवा का AQI लेवल 376 और मुजफ्फरनगर में हवा का AQI लेवल 319 तक पहुंच गया है, जो हवा की गुणवत्ता की श्रेणी में बेहद खराब स्थिति में आता है। हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मरीजों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। अब सिर्फ हवा का ही सहारा है। अगर हवा चलती है तो ही प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है, जिसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण का कौन जिम्मेदार है। तो इसी पर आज विस्तार से होगी बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर चारों तरफ क्यों ये हवा बढ़ती जा रही है। दमघुटू प्रदूषण, हवा जहरीली, 6वीं से लेकर 11वीं तक की फिजिकल क्लास बंद कर दी गई है। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। देश के 33 सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी के भी 7 शहर शामिल हैं। यानी दिल्ली में हालात खराब, लेकिन यूपी भी अछूता नहीं रहा। यूपी में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है और यूपी में भी अब सांस लेना दुश्वार होता जा रहा है। यूपी के लोग भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में AQI लेवल 283 रहा है, जबकि बागपत में 342 पहुंचा AQI। तो हापुड़ में AQI लेवल 358 पहुंच गया और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। तो इसी पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि अलग अलग शहरों में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। दिल्ली से कुलदीप भरत हमारे साथ में है और लखनऊ से आशीष सोनकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ में है। मुनिंद्र शर्मा नोएडा से हैं। कानपुर से भी आगे हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी कानपुर का हाल जानेंगे। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुलदीप भरत हमारे साथ में। कुलदीप, दिल्ली में हालात कैसे हैं? AQI सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, लोग अब सांस तक नहीं ले पा रहे हैं।
देखिए, जब बीती रात की बात करूं तो एक्वाई लेवल जो 471 था, सुबह होते होते वो 11:30 बजे करीब दिल्ली का एक्वाई लेवल 701 टच किया गया, जो दिल्ली के अंदर इस समय हेल्थ इमरजेंसी अभी फिक्सेशन लागू है, और जिसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सचिवालय में अहम बैठक बुलाई थी, जिसके बाद जो है कई कड़े फैसले लिए। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली के अंदर और इवन लागू कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली की जो दम गोतू हवा, उसके अंदर जो मेडिकल बोर्ड जो एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने भी क्लियर कहा है कि दिल्ली के अंदर स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे लोग रोज 50 से 70 सिगरेट का धुआं जितना इंसान को नुकसान करता है, वैसे हर इंसान को उतना नुकसान कर रहा है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत इस समय बुजुर्गों, महिलाओं और प्रेग्नेंट और महिलाओं को आ रही है। वहीं स्विस ग्रुप की जो एक्वाई रिपोर्ट के अनुसार इस समय दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के अंदर दर्ज किया गया है। वहीं जो जिस तरह से उसके बाद सचिवालय में बैठक के बाद अब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उनको 12 गाड़ियों को दिल्ली के अंदर लगाया गया, जो पानी का छिड़काव कर रही है। वहीं ग्रैब फोर को लागू कर दिया गया है दिल्ली में, जिसके बाद सभी तरह के वाणिज्यिक कमर्शियल वाहन दिल्ली के अंदर बैन रहेंगे। ओनली जो जरूरी सेवाएं हैं वो उसी वाहनों को दिल्ली के अंदर एंट्री दी जाएगी। और कल आतिशी ने एक्स पर लिखकर जब उन्होंने पोस्ट डाली थी, जिसके बाद दिल्ली के जो छठी से लेकर जो स्कूल थे 10वीं तक, उनको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाने के लिए उन्होंने विकल्प दिया है। वहीं 1 से 5वीं तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लेकिन दिल्ली की स्थिति जो ऐसी गंभीर होती जा रही है, तो शाम होते होते दिल्ली के अंदर एक्वाई लेवल हाई हो जाता है, लोगों को जलन और गले में शिकायत के जो लगातार मरीज हॉस्पिटल के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति हर बार जो समस्या ये इस साल की नहीं है, लेकिन हर साल ऐसा होता है। और समय रहते अगर सरकार इन पर कुछ ध्यान दे तो पहले से तैयारी करने की बजाय जब दिल्ली की स्थिति गंभीर हालात में पहुंच जाती है, उसके बाद तो ही सरकार जाती है। और उसके बाद जब आज केजरीवाल हफ्ते से जब दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, उससे पहले से भी एक बड़ी जानकारी पखानजोर से सामने आ रही है। पखानजोर से अहम खबर आपको बताते हैं, आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी जानकारी, चुनाव से पहले अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वारदात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पखानजोर से खबर, जहां पर नक्सलियों के निशाने पर चुनाव और जवान। तो नक्सलियों के निशाने पर चुनाव और जवान, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। रेंगावही और मारबेड़ा के बीच में आईडी ब्लास्ट हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2 जवानों के घायल होने की बात सामने आई है। आईडी ब्लास्ट से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला है। तो आईडी ब्लास्ट से क्षेत्र में दहशत का माहौल, हाई अलर्ट पर पुलिस बल और बीएसएफ के जवान। और बेटिया थाना क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पखानजोर से खबर, आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर नक्सलियों के निशाने पर चुनाव और जवान। और रेंगावही और मारपेड़ा के बीच में हुआ आईडी ब्लास्ट, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आईडी ब्लास्ट से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला है। तो आईडी ब्लास्ट से क्षेत्र में दहशत का माहौल, हाई अलर्ट पर पुलिस बल और बीएसएफ के जवान। तो पुलिस बल और बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। बेटिया थाना क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल जुड़ चुके हैं पखानजोर से। गोपाल का रुख करते। गोपाल, नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, एक जवान 2 जवानों के जख्मी होने की बात सामने आई है। जवान और चुनाव दोनों को निशाने पर ले रखा है इन नक्सलियों ने। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में पहली चरण का मतदान कल होने को है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कर्मी द्वारा पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। जहां आज पहली चरण की मतदान दल, जहां अंदरूनी क्षेत्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जो बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेंगावही बीएसएफ कैंप से सुरक्षा बल मतदान केंद्र पे पहुंचने जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने बम आईडी घात लगाकर बैठे थे। जहां पर पुलिस जवान बूथ केंद्र तक पहुंचने से पहले नक्सली द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 2 जवान घायल हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर 2 जवानों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल क्योंकि चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले नक्सलियों से बचने के लिए और क्या कुछ तैयारी की गई है अलग अलग जगहों पर, जो मतदान केंद्र है वहां पर किस तरीके से क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है? अंदरूनी क्षेत्र में तो बीएसएफ कैंप, जिला पुलिस बल द्वारा
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता तैनात किया गया है, मगर नक्सलियों ने जंगल का लेते हुए बम आईडी ब्लास्ट किया, जिसके चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका गोपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव से पहले अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली एक्टिव और नक्सलियों के निशाने पर चुनाव और जवान। तो बेटिया थाना क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट में जवान के जख्मी होने की बात सामने आई है और पखानजोर से खबर, आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए। और वापस अपने कार्यक्रम का रुख करते हैं। जिस तरीके से लगातार दिल्ली या फिर पूरे देश में हम देखें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते AQI लेवल भी बढ़ता जा रहा है। जयवीर के पास जाएंगे, हमारे संवाददाता हैं गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफें हैं, आंखों में जलन है। देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद का जो लोनी क्षेत्र है, जो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, अगर तो ये 480 पर पहुंच चुका है। हालांकि यहाँ पर जो प्रदूषण विभाग के जो कर्मचारी हैं लगातार आंकड़ों का खेल खेल रहे थे कि जो एरिया था, जिस जगह पर ये AQI मशीन लगी हुई है, उसके आसपास यहाँ पर कैनन से वाटर कैनल से पानी की सप्लाई जो छिड़काव है वो किया जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर अभी भी 480 का जो AQI स्तर है, जो हवा की गुणवत्ता है, वो दिखाई जा रही है, जो उनका मशीन है उसके माध्यम से। वही आपको बता दें कि जब उप जिलाधिकारी लोनी से हमने इस विषय पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ऑन कैमरा कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि जो जिलाधिकारी गाजियाबाद, उन्होंने जो उनके लिए कहा है कि जब तक वो उन्हें आदेशित नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें निर्देश नहीं देंगे, तब तक वो किसी भी विषय पर बयान नहीं दे पाएंगे। तो और उन्होंने कहा कि वो अनौपचारिक तौर पर बिगर कैमरे के बता सकते हैं कि अभी तक उन्हें किसी तरह के निर्देश यहाँ पर नहीं मिले हैं, जिससे कि जो ये कार्रवाई है, यानी कि जो प्रदूषण का जो लगातार स्तर बढ़ रहा है, उस पर किसी तरह का नियंत्रण पा सके। लोनी क्षेत्र में तमाम अवैध जो फैक्ट्रियां थी, उन पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण विभाग के अधिकारी इस विषय पर कुछ बता पाएंगे कि आखिर कब तक इन जो प्रदूषणकारी इकाइयां हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो आम जनता है उसको राहत मिल पाएगी। क्योंकि 480 के AQI की हम बात करते हैं तो काफी खराब स्थिति जो हवा की गुणवत्ता की है वो 480 पर होती है। और ऐसे में साफ तौर पर अभी क्योंकि लगभग 5, सवा 5 के आसपास का समय है, ऐसे में भी अब धुंध सी दिखाई देने लगी है और दूर तक की बात करें तो कुछ दूर ही इंसान आसानी से देख पाता है। और ऐसे में क्योंकि जो घुटन है ये प्रदूषण की है और जो अवैध इकाइयां हैं उनका धुआं भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो सड़कों पर इस तरह से धूल भरी हुई है, उसके कारण तमाम तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई है। हालांकि उम्मीद है कि आज शाम तक किसी न किसी तरीके के निर्देश जिला अधिकारी गाजियाबाद के द्वारा जनपद में दिए जा सकते हैं। उनमें साफ तौर पर जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल को रोटेशन सिस्टम में लाया जा सकता है, क्लास के अनुसार उनका जो स्कूल है वो खुलेगा, स्कूल बच्चे रोटेशन के उसमें जाएंगे। वहीं जो फैक्ट्रियां हैं उनके संचालकों से बात की जाएगी कि वो फैक्ट्रियों को रोटेशन में रखें, यानी कि प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन जो फैक्ट्री संचालक है उनसे अब मीटिंग करने की बात कह रहा है, उनसे मीटिंग होंगी और उनसे फिर रोटेशन सिस्टम में फैक्ट्री खोलने की अपील की जाए। यानी कि अभी तक भी जो जिला प्रशासन है केवल अपील की बात कह रहा है, कार्रवाई की बात या निर्देश की बात अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आई है और ना ही किसी तरीके का निर्देश अभी तक सोशल मीडिया या डायरेक्ट जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उनकी जो लापरवाही बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हालात खराब होते जा रहे हैं और गाजियाबाद में भी ऐसी स्थिति नजर आई है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। मुनिंद्र के पास जाएंगे, नोएडा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नोएडा में कैसी स्थिति है, क्योंकि नोएडा जिस तरीके से दिल्ली के ठीक बगल में बसा हुआ है और इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा है, ऐसे में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं नोएडा में भी। मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी इस समय नोएडा के सेक्टर 18
जो कि नोएडा का हार्ट बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा कमर्शियल स्पेस पर माना जाता है। सेक्टर 18 के अंदर मैं फिलहाल खड़ा हूँ और तो मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ अभी सज्जन खड़े थे जो कि मास्क लगा के घूम रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं वो भी मास्क लगा के आ रहे हैं। AQI 420 430 के आसपास की आती है और जो हालात हैं, बार बार गले में खराश, गले मतलब सांस लेने में घुटन, आंखों में जलन जैसे जो सिम्टम होते हैं पोल्यूशन के, वो लोगों को आमतौर पे जो होते हैं वो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जिंदगी का पार्ट बन गए हैं। और हम जहां पर खड़े हैं आप देख सकते हो कि जो सज्जन अभी साथ में खड़े थे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन थोड़ा दूर की तरह उनसे फिर बात करने की कोशिश करूंगा। पोल्यूशन की बहुत बुरी स्थिति है, हम यहाँ पर खड़े भी सके लेकिन जहरीली हवा हमारे आसपास हमारे शरीर के अंदर जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अलग अलग जगहों से और भी लोग जुड़ चुके हैं। सुरेश सवेता भी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं कानपुर से। सुरेश, कानपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ चुका है और कानपुर की हवा भी जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण की बात करें, गंदगी की बात करें, कानपुर में हमने देखा है तस्वीरें किस तरीके से सामने आई हैं और दिल्ली नोएडा में जो हालात हैं वो कानपुर तक ना पहुंचे, इसको लेकर बताया जा रहा है कुछ कदम उठाए गए हैं। जो कानपुर मेट्रो बन रही है इसमें भी काफी धूल होती है, इसको लेकर बताया जा रहा है कि सख्त एक्शन लिए गए थे। बात आपको बता दूं कि कानपुर एक औद्योगिक नगरी के नाम जानी थी। कानपुर में अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कानपुर में जो फैक्ट्रियों का काम है वो सबसे ज्यादा होता है। बात अगर हम लोग चाहे दादानगर की करें, विजयनगर की करें या शुक्लागंज की करें, तो जो कानपुर एक हम लोगों की ऐसी सिटी है जहां पर लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो इनमें एक जो फैक्ट्रियों वालों की मुसीबत सबसे बड़ी होती है, कोयले की जो आंच ये लोग जलाते हैं उससे बहुत ज्यादा धुंध उठता है, जो ईंटें सेके जाते हैं उससे बहुत ज्यादा धुंध उठता है, जो फैक्ट्री में कई ऐसी लकड़ियां जलाई जाती हैं तो उससे धुंध उठता है। तो कहीं ना कहीं गरिमा ये सब एक बहुत ज्यादा प्रदूषण के अब हम लोगों के कारण बन चुके हैं। जहां पर 4 दिन बाद त्योहार है, त्योहारों में लोग खुशियां मनाने वाले हैं, अपने बच्चों को ले जाके शॉपिंग कराने वाले हैं, घर से लोग निकलने के लिए जा रहे हैं, वहीं पर मार्केट में देखा गया, कुछ लोगों से बात की गई है तो स्पष्ट यह भी देखा जा रहा है गरिमा कि लोग घर से निकल नहीं रहे क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा हो गई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को घुटन सी महसूस हो रही है। और इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटलाइज की, तो हॉस्पिटलाइज में भी इस कारण कई लोग पहुंच और अपनी समस्या जो डॉक्टरों को बता रहे हैं कि सांस लेने में जो समस्या आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो जहरीली हवा है, जो जहरीली प्रदूषण ये उस समय चल रहा है, इस वजह से गरिमा जी ज्यादा हो रही है। और देखिए कई बार हम लोगों ने अधिकारियों को इस विषय में जांच करते देखा गया है, जांच करते भी पाया गया है कि कई प्रदूषण वाहन भी बहुत ज्यादा गंदगी उड़ाते हुए रोडों पे चलते हैं, लेकिन जो अधिकारी जो पकड़ के बातें सारी हवा हवाई हो जाती है उसमें सख्त कार्रवाई नहीं होती। अगर गरिमा इसमें अधिकारी सख्त रूप अपनाए, कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल, यानी अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है और रहती आई है। इसी के चलते आज हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि बस जहरीली हवा से कोई भी नहीं बच पा रहा है, क्योंकि ये सभी को अपने आगोश में लिए हुए और पूरे शहर में प्रदूषण का खतरा बढ़ चुका है अलग अलग जगहों पर। हमारे साथ में आशीष सोनकर भी बने हुए हमारे संवाददाता हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशीष, राजधानी लखनऊ में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। राजधानी लखनऊ के चारबाग में 350 के लगभग AQI दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। जी, मैं जैसा बताना चाहूंगा आपको गरिमा जी, चारबाग तो आप छोड़ दीजिए, लालबाग और ताल कटोरा क्षेत्र में 365 और 370 के करीब IQ पाया गया है, AIQ पाया गया है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। यहाँ पर 5 बजते ही धुंध आप देख सकते हैं, पीछे पूरा धुंध जैसा हो जाता है। यहाँ पर जैसे भी इतना पॉल्यूशन है कि जैसे ही 5 बजता है लगता है कि रात हो गई। यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होने लगता है और यहाँ पर जो भी वाहन है उनका भी कुछ नहीं है कि यहाँ पर अति ज्यादा वाहन है और वाहन की वजह से ये लालबाग क्षेत्र है आपका जो गोमती नगर है, इसमें 350 के हिसाब से IQ लेवल पाया गया है, एयर क्वालिटी की इंडेक्स पाया गया है। तो बहुत ही ज्यादा गंदी हवाएं इसमें है इसमें। और दिवाली भी आने वाली है, दिवाली को भी लेकर कोई भी निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं कि पटाखों की वजह से और ज्यादा माहौल खराब हो जाएगा, लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। और आगे अब देखते हैं उसमें क्या होता है दिवाली में जो पटाखे। बिल्कुल बिल्कुल, दीपावली से पहले ऐसे हालात हैं तो दिवाली में जब पटाखे लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं, ऐसे में और ज्यादा हालातों के खराब होने का अंदेशा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अन्य लोगों से हम जवाब लेंगे। सुरेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, पर्यावरणविद हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मैं पहले जितेंद्र जी के पास में जाऊंगी। जितेंद्र जी, आज पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का नतीजा हमारे सामने है, जिसका कोई भी उपाय, जिसका कोई भी समाधान नजर नहीं आता है। क्या किया जाए आखिर? ये गलती है जो आम लोगों से हुई और आज हर्जाना हर कोई भर रहा है।
जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये जो हम लोगों ने एक गलती की उसका भी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तो अभी रुझान आने चालू हुए हैं, अभी असली खतरा आना बाकी है। तो हम सबको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तभी हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। आप देखेंगे कि आज के वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी नई नई बीमारियां जनरेट हो रही हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये जो पर्यावरण हमने पोल्यूटेड पूरा इन्वायरमेंट को करके रखा हुआ है, हाँ। अपनी नादानी की वजह से, या हम कह सकते हैं से अशिक्षा की वजह से। मैं ये एक गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मैं कहूँगा हम शिक्षित होके भी अशिक्षित हैं कि हमको यही नहीं मालूम कि हम जिस जो पर्यावरण हमारे लिए प्राणदायनी है, जो पर्यावरण हमारी एक संपूर्ण ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज भी इतना करने के बावजूद भी देखिए हम इंसान ही हैं जो पॉलीथीन धड़ल्ले से जला रहे हैं, प्लास्टिक को जला रहे हैं और हमारे कान में इसकी जू तक नहीं रेंगती। तो इसका प्रकृति खामियाजा बिल्कुल, तो प्रकृति ने जो जवाब दिया है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा है कि अब लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट है कानपुर से। बहुत स्वागत आपका राजीव जी के न्यूज इंडिया पर। राजीव जी, जिस तरीके के हालात हो चुके हैं, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद या कानपुर में भी हालात खराब हो गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़े जो इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों के सीने में इन्फेक्शन हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। अब ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, यानी वक्त आ गया एक बार फिर से जब बिना मास्क के जीवन नहीं जिया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मौसम जब ठंडक शुरू होती है, बदलता हुआ मौसम वायुमंडल में होता हुआ गिरते हुए तापमान के साथ में वायुमंडल में प्रदूषण हो रहा है और आती हुई दिवाली जो खुशियों का त्योहार है, लेकिन वो पटाखे और आजकल विशेष तौर पे जो मैचेस खत्म होते हैं और इंडिया जीती है उसके बाद जो पटाखे जलते हैं वो बिना बताए हुए इतने ज्यादा वायुमंडल को पैल्यूट करते हैं कि जिसके विषय में हम लोग हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, जो हमारे नॉर्मल मानक है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए है, उससे बियॉन्ड अगर कोई नॉइस पॉल्यूशन या वायुमंडल में पॉल्यूशन होता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। और आजकल हम लोग केवल वायुमंडल का जो बाहर का पोल्यूशन है उसके अलावा हमारा इंडोर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर समय काफी लोगों का हमारा अपने घर पे गुजरता है, स्पेशली पोस्ट कोविड के समय पे। और घर के भी पोल्यूशन को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका सीधा प्रभाव हमारे घर के ऊपर भी पड़ता है। पोल्यूशन का जो प्रभाव, जो हमारा फेफड़ा है, वो एक छोटा सा बैलून की तरह है जिसको अगर हम खोलें जिसमें छोटी छोटी कोशिका है और फेफड़े का पहला दरवाजा हमारी नाक है, यहाँ से शुरू होता है और ये एक बड़ी सांस की नली से होकर के जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं उसी तरह उसमें छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं और नाक में जाकर के लास्ट में एक एल्वोलाई, एक कोष्ठक है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है। फेफड़े का मुख्य काम ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होता है। वायुमंडल का जब हम सांस लेते हैं, जितनी बार सांस लेते हैं, वो सारी चीजें जो वायुमंडल में है वो हम हमारे फेफड़े में जाती है और उसका दुष्प्रभाव हमारे फेफड़े में पड़ता है। खाना तो हम खाते हैं, हम वो देख के खाते हैं कि हम क्या चीज अच्छी है, सड़ी है, महकदार है, खाना है कि नहीं खाना है। सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते हैं और सांस लेने हमारे फेफड़े के अंदर जाती हैं और फेफड़े को अगर आप खोल के देखें तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर वो एरिया होता है। यानी एक बार हम सांस लेते हैं तो एक टेनिस कोर्ट के जितना एरिया है उतना एयर हमारे अंदर जाती है और उसके साथ में वायुमंडल के पैल्यूटेट्स जाते हैं। अगर हम पैल्यूटेट्स की बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं। एक जो 10 माइक्रोन से ऊपर होते हैं, एक उसके बीच में 5 से 2.5 माइक्रोन के होते हैं, एक 2.5 माइक्रोन से और कम के होते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नाक के द्वारा अगर हम सांस लेते हो तो नाक की नली के ऊपर जो हमारी झिल्लियां होती हैं, जो हमारे हेयर होते हैं, उसमें फिल्टर हो जाते हैं। बीच वाले जो होते हैं वो सांस की मेन बड़ी वाली नली में जाते हैं और जो छोटे होते हैं 2.5 माइक्रोन के, वो लंग के आखिरी स्ट्रक्चर तक जाते हैं जहां पर सांस की नली खत्म होती है और एल्वोलाई आती है, वहां पर जाकर के उसमें स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं। और उससे ज्यादा सूक्ष्म जिसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, जो केवल फ्यूम्स की तरह होते हैं,
वो हमारे रक्त में घुल करके पूरी बॉडी में जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करने वाले तत्व ब्लड में लाते हैं, जो आपके हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को, सबको प्रभावित करते हैं। तो जो हमारा वायुमंडल प्रदूषण है वो हमारे केवल फेफड़े को ही नहीं प्रभावित करता है, केवल हमारे हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, जो हम देखें जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके भी अटैक्स आजकल बढ़ रहे हैं, आईसीयू में एडमिशंस बढ़ रहे हैं, ओपीडी में लाइन लगी हुई है। और इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी हो रहा है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा है। ये सीधे फेफड़े पे प्रभावित करता है, बॉडी के और ऑर्गन में प्रभावित करता है। और ये एक उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि एक तड़के वाली चीज है, दोनों चीजें कंबाइन कर करके वो बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर नुकसानदायक होती है। तो और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनके पेट में बच्चा है, यूट्रस में बच्चा है, वो केवल माता के ऊपर बल्कि उनके होने वाले विकास जो होता है बच्चे के, उसके ऊपर भी प्रभावित करता है। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए जिस तरीके से चिकित्सकों ने कह भी दिया है कि दिल्ली का वातावरण प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। जो नवजात बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है। अब इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप जनहित के मुद्दे उठाते हैं, ऐसे जनहित के मुद्दे में आप जैसे कानपुर नगर के महापौर हुए जाके, और तुम्हारे नगर आयुक्त महोदय हुए, और ये तुम्हारे सीएमओ हुए, इन लोगों को भी चैनल पे आमंत्रित करिए, कम से कम देखें तो कानपुर की क्या व्यवस्थाएं हमने की है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सुझाव हमने ले लिया है। हम जरूर इन जनप्रतिनिधियों के भी बात को जानेंगे कि आखिर इनकी ओर से क्या कदम उठाया जाएगा। शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। सुधांशु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत आपका भी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं मास्टर ऑफ इंजीनियर हूँ और बेसिकली मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो बातें लोगों ने सजेस्ट की हैं, हाँ जी, अगर हम जो बर्निंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई चीज जलती है तो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है। प्लास्टिक को जलाना बंद करें। नंबर 2, ये जो ट्रैफिक का जितना भी अपना पॉल्यूशन है, सिंपल भाषा में बताऊं अगर मैं, जब तक बीमारी का डायग्नोज प्रॉपर नहीं होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो हमारे नॉट ओनली इन यूपी बट इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया पॉल्यूशन टेस्टिंग के लिए कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ही नहीं। हमने सारा काम एनआईसी को दे रखा है जो डेटा कलेक्शन का काम करती है। बिल्कुल। हमारी कंसर्न एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, एक सॉफ्टवेयर लेके मैं आपके यूपी में 1 साल से चक्कर काट रहा हूं, जिसमें कि हमको ये प्रॉपरली मालूम पड़ सकेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी पॉल्यूट है। हम बीमार को पकड़ नहीं पाएंगे तो सड़क पे बीमार घूमता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ओर से देखिए जो बात कही गई काफी अहम है। ठीक है, ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ में प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं बोलना चाहता हूँ कि सारा क्रियाक्रम प्रदूषण का है। प्रदूषण फैलाया किन्होंने? इन्होंने सड़कें बनाई, हवाई अड्डे बनाए और पेड़ों को काटा, और अभी भी देखिए मान नहीं रहे हैं। मान लीजिए तो उनका काम थोड़ा धीमा कर देते। अब यूपी में बुलडोजर चला के प्रदूषण किसने फैलाया? बुलडोजर ने प्रदूषण फैलाया। बाद में पराली की बात आई, पराली के लिए अभी ये चुप हो गए। अरे मैं बोलता हूँ जब पराली नहीं रोक सकते, क्यों किसानों को आप 2000 रुपया दे रहे हैं? किसानों को बोलिए अगर आप पराली जलाएंगे तो हम आपको जो इंसेंटिव दे रहे हैं 2000 रुपए की, ये बंद करेंगे। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, अपने आप बंद हो जाएगी। यही बात पेट्रोल की गाड़ियों की या एयर कंडीशन की जो चलाते हैं दिल्ली में, ये जो मंत्री और ये संतरी बैठे रहते हैं, इनको बोलिए इनका कम करेंगे। पॉल्यूशन कम ऐसे थोड़ी होगा खाली बातों में। आप जब ये लेके बैठ गई हैं, ये चीजें लेके बैठ जाने के बाद में ये कभी उसका निदान तो करते नहीं है। खाली एक इससे ये होगा, इससे ये फेफड़े खराब होते हैं, इसी पर चर्चा होकर ये बातें खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आप यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। हमने ये चर्चा इसलिए रखी है ताकि लोग समझ सकें कि आखिर हालात कितने खराब हुए हैं और आगे ऐसी हरकतें ना करें जिनसे उनकी ही लिए समस्याएं खड़ी हो। प्रकृति जवाब दे रही है आपके किए गए कामों का। और चंद्र प्रकाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एक दर्शक है कुरुक्षेत्र से। बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली के प्रदूषण पर अभी एक चैनल के ऊपर मैं डिबेट देख रहा था, तो उसमें एंकर ने ये कहा कि आप ये बताइए, मैं विगत 30 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा दम घोटू माहौल मैंने आज पहली बार देखा है। आप ये सोच रही होंगी मैं पहली बार देखा है, तो मेरा अभिप्राय ये है कि
30 साल से मैं इसको भुगत रहा हूँ। आप ये बताइए कि मैं जमुना जी में कूद के मर जाऊं क्या? तो एंकर के जवाब में आम आदमी पार्टी की जो नेत्री थी उन्होंने कहा नहीं, आप गंगा में मत डूबिए, आप जमुना में मत डूबिए, आप गंगा में जाकर के डूबिए। तो एंकर हंसा और उसने ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ये नहीं कहा कि हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। आप मुझे सलाह दे रही हैं कि गंगा में बिल्कुल, और टीवी डिबेट्स में बैठकर इस तरीके की बातचीत मुझे लगता होनी नहीं चाहिए। अपनी बात जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, हालात सिर्फ दिल्ली के ही नहीं खराब हुए, दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब है, आसपास के इलाकों में भी वैसी ही स्थिति बनती जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्र प्रकाश जी। तो देखिए, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोगों के राय जो है वो निकल कर सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर गलती जो लोगों से हुई है, जिसका जवाब अब प्रकृति इस वायु प्रदूषण के जरिए दे रही है, जो लोगों से जिला नहीं जा रहा है, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, या हालात खराब होते जा रहे हैं। बात कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर और साथ ही उस स्थिति को लेकर जिससे पूरे देश में लोगों को सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। हमारे साथ में कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका पहले रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र हमारे साथ में है, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप देवेंद्र जी? देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैडम जी बोलिए सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को की सहायता से सभी को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये प्रदूषण के मामले में मैं एक डिबेट देख रहा था आपके चैनल के सामने, तो एक दूसरे चैनल पर भी मैं देख रहा था, तो उसमें देखा मैंने डिबेट में दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब अपनी राजनीति सेक रही है। सही बात को कोई नहीं कहता है कि मतलब हमारी सरकार क्या कर रही है, कौन सा कदम उठा रही है। न तो हरियाणा सरकार इसमें कोई कदम उठाती है, न दिल्ली सरकार कदम उठाती है, न यूपी सरकार उठाती है, न पंजाब उठाती है। कहने को अपनी सरकार के कोई नहीं करता है। जो प्रवक्ता बैठे रहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, अपनी अपनी सरकारों की वो लेते हैं, पक्ष लेते हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं कहता है। बिल्कुल, साफ तौर पर हकीकत कोई कहने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह ना कि देखिए, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सरकारों से ज्यादा बढ़कर अब हमें भी सोचना होगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए, हर एक चीज की उम्मीद हम सरकारों से ही नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र जी। सिस्टम जो है वो अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से हवा में जहर घुल चुका है, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए पर्यावरणविद के पास में जाएंगे। हमारे साथ में पर्यावरणविद हैं डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी। जितेंद्र जी, क्या किया जाए, आखिर कैसे हालात सुधरेंगे? अब इस सवाल के अलावा और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि भाई बीमारियां बढ़ेंगी, और अभी तो दिवाली नजदीक है। दिवाली में जिस तरीके से पटाखे फोड़े जाते हैं, हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा धुआं होता है। और सबसे बड़ी बात कि अब हर राज्य अपने पड़ोसी राज्य को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। दिल्ली कहता है कि भाई हरियाणा में पराली जलाई जाती है, हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हमने पराली पर रोक लगा दी, हमारे पास तो पंजाब से प्रदूषण आ रहा है। अब ये कैसे आखिर मैनेज होगा? देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हाँ। हमको बीमारी की जड़ में जाना पड़े, हमें किसी दूसरे पे दोषारोपण करने से कार्य होने वाला नहीं। जितने मैं सुन रहा था दर्शकों के, देखिए प्रशासन अपना कार्य कर रहा अपनी इच्छा शक्ति के साथ, नहीं कर रहा उस पर हमें नहीं जाना, लेकिन हमें स्वयं से भी क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा कि हम जब सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन जल रही, हम कुछ नहीं बोलते हैं। आज मैं खुद आ रहा था, मैंने देखा 2 पेड़ कट रहे हैं, मैं वहां पे जाके थोड़ा मैंने वो किया भी, खैर किसी तरीके में बचा पाया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक आप इस समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, हम सबको इन्वायरमेंट, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट की नीड हम सबको है। प्रशासन तो बीमार नहीं हो रहा है, बीमार हमारे घर के बच्चे हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। तो ये चीज हमको समझने की आवश्यकता है। हमको इस स्लोगन से काम नहीं चलेगा कि हमें सिर्फ पेड़ लगाने हैं, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो पेड़ वास्तव में वृक्ष बने कि नहीं बने। तो जब तक आम जनमानस में एक अवेयरनेस नहीं आएगी पॉल्यूशन के प्रति, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट के प्रति, तब तक मैं समझता हूँ इस समस्या का निदान हो ही नहीं सकता है। जैसे बहुत सारे आंदोलन खड़े किए जाते हैं, क्यों नहीं हम आम जनमानस इसके लिए अवेयर होते हैं कि नहीं, हमें ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको एक स्वच्छ इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ जिम्मेदारी मानेंगे आप इस बात को भी कि हमारी अपनी भी बनती है। आज हालात ऐसे हैं तो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे जिम्मेदार हम सभी हैं। सरकार का मैम अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 90% हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर हमारे सामने कोई
पॉलीथीन को बंद कर रहा है या पीवीसी को बंद कर रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको रोके। हमारे संविधान में हमको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसा मैं सुन रहा था कि टीवी में डिबेट तो कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं को भी तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं इस अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। तो मैं जहां तक समझता हूं कि हमें से 99% सिर्फ इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरीके देखते हैं कि हाँ, कुछ एक मौके पे 5 जून आया तो हमने मना लिया। हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये एक स्वच्छ इन्वायरमेंट हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है और इससे हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी जुड़ी हुई हैं। तौर पर भविष्य की पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा और भविष्य के लोगों को हम स्वच्छ पर्यावरण दे सकें, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी। कम से कम उन्हें सांस लेने वाला माहौल तो दिया जा सके, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। खैर, कक्कड़ आपके पास जाएंगे, उसके बाद जयवीर के पास जाएंगे। कक्कड़ साहब, क्या किया जाना चाहिए? मैं चिकित्सकीय अगर परामर्श की बात करूं, क्या कर सकते हैं अब सुरक्षा के लिए? कोरोना वक्त आया, एक बीमारी थी जो छूने से हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिटेड डिसीज थी, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मास्क भी अगर आपने लगा रखा है तो सांस तो आप ले ही रहे हैं ना, जो आपके आसपास की हवा है यही आप भीतर ले रहे हैं, तो ये नुकसानदायक हो गई। अब क्या करें? अगर चिकित्सकीय परामर्श के रूप में मैं आपसे ये सवाल करूं तो क्या आप सलाह देंगे अपने लोगों को, क्या करना चाहिए अब? देखिए, जैसे कि अब ये चीज बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन बेस्ट होता है। जब बीमारी हो के बाद में हम इलाज जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और हम बताएं कि नहीं आपको ये करना है, ये मेडिसिन लेना है, उससे बेहतर तो है बीमारी होने ही ना दें। सबसे बड़ा कारण जो है, जो हमारा पोल्यूशन का मेन कारण जो है, वो इंडस्ट्रीज के साथ में जो हमारा रोड साइड का ट्रैफिक है। आप देखिए दिन पे दिन हमारी गाड़ियां बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, हमारी जो पेट्रोल और डीजल को खत्म करना है, बैटरी ऑपरेटेड, लेकिन उसमें भी आने में टाइम है। क्या जिस समय हमारा जब समय ट्रैफिक रुकता है, रेड लाइट होते हैं, कितने लोग अपने ट्रैफिक के लिए अपनी कार को ऑफ करते हैं? हर आदमी का वो चला रहता है, टीवी चला रहता है, अंदर एसी ऑन, कार चलती है, एसी ऑन रहता है, प्रदूषण होता चला जाता है। और एक बार देखिए चौराहे पे खड़ा हुआ जो सिपाही है उसको कितना एक्सपोजर होता है, हर कुछ मिनट में रेड लाइट, और उसके बाद एक गाड़ियां खत्म नहीं होती तब तक इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं कि दूसरी हो जाती है। एक तो ये है कि हम लोग को खुद शेयर करके जाना चाहिए, हर एक की इंडिविजुअल गाड़ी है, हर एक का, अगर वो मानक में नहीं है तो अपनी गाड़ी पे कंट्रोल रखना चाहिए। घर के आसपास कितनी कच्ची प्लेसेस है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए, रोड साइड में कोई आपको डस्ट नहीं मिलेगी, आपको पूरा कवर होना चाहिए कि वहां से अगर गर्दा निकलती है तो वहां पे जा रहा है। मेट्रो बन रही है, पास सही है, लेकिन उसको भी इस तरह से कवर करना चाहिए कि उसका पोल्यूशन ना हो। हर स्टेज पे जहां पोल्यूशन हो रहा है, हर चीज थोड़ी चीजें, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल, दूसरों पर दोष देने से कोई फायदा नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अगर हम अपने आसपास क्या कर रहे हैं, अगर वो हमने ध्यान दिया, वो हमने सुधारा होता तो आज इससे हालात होते ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं राजीव जी। और देखिए जिस तरीके से अपनी कंफर्ट के हिसाब से अब हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं। अगर एसी की बात करें तो पहले किस तरीके से हम रहते थे और आज हर घर में लगभग 2-2, 3-3 एसी है, गाड़ियों में एसी है, जो पूरी तरीके से माहौल को खराब कर चुके हैं। और आज उसका नतीजा हमारे सामने है कि हमने कमरों के भीतर तो ठीक हवा बना ली, लेकिन अब खुले आसमान में ही हवा नहीं बची हमारे पास। खैर, दिल्ली से कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, दिल्ली में बताया जा रहा था कि बैठक होगी केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, इमरजेंसी बैठक से जुड़ी कोई बात सामने आई थी, कब तक हो सकती है, क्या ऐसी कोई बात सामने आई? देखिए, आज से सचिवालय के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर जिले के तमाम अधिकारी और केंद्र के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जब गोपाल राय ने अपनी बात रखी वहां केंद्र के सामने, क्योंकि जब से प्रदूषण दिल्ली के अंदर चालू हुआ उसके बाद से दिल्ली के अंदर राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं गोपाल राय ने अपनी बात कहते हुए कहा कि जो बीजेपी है वो हरियाणा और यूपी के अंदर पटाखे बैन करे, क्योंकि दिल्ली के अंदर पटाखे बैन कर दिए, इसके बावजूद भी पटाखे जलाए जाते हैं और हरियाणा जो यूपी राज्य है इसके पराली जलाई जा रही है। तो वहीं इसका विरोध करते हुए जो केंद्र सरकार के अधिकारी थे, उन्होंने पंजाब सरकार पर, आम आदमी पर आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर कई
किसानों को जब सब्सिडी देकर खेतों के अंदर केमिकल डाल के पराली को वहीं खेत के अंदर नष्ट किया जाता, तो केजरीवाल की सरकार पंजाब के अंदर भी वहाँ क्यों केमिकल डाला जा रहा है और लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही है कि पराली जलाने की 77%। बिल्कुल, देखिए पराली को लेकर दिल्ली सरकार कह रही थी कि पराली के चलते भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई और भी वजहें हैं जिसके चलते हालात ये खराब हुए हैं। जयवीर का रुख करेंगे। जयवीर हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद में भी हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली में तो ऑर्डिनेंस सिस्टम भी लागू कर दिया गया है, कई और कदम है जो उठाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे रोक लग सके, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि दिल्ली अक्सर सराय काले खां से लेकर देहरादून के लिए एक NHI हाईवे बना रही है, जिसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर अगर हम बात करें दिल्ली के सराय काले खां से लेकर और बागपत होते हुए सहारनपुर से नैनीताल जाएगी, लेकिन इस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर कोई पानी का छिड़काव नहीं है, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है और रात दिन वहां पर काम चल रहा है, तो जिस कारण से काफी धूल इस क्षेत्र में उड़ रही है। वहीं अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां हैं, वो उनका अलग कारण है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो NHI का भी काम चल रहा है, प्रशासन को बिल्कुल, हालांकि निर्माण पर तो रोक लगाई गई थी कई जगहों पर, लेकिन गाजियाबाद तक अगर ये जा रहा है तो ये भी नुकसानदायक है। अभी कोई रोक यहाँ पर कोई निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो NHI है वहां पर सुविधाएं रखे, जो धूल उड़ती है उसके लिए पानी का छिड़काव कुछ समय अंतराल करते रहे तो कहीं ना कहीं प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि जिला प्रशासन आज रात तक किस तरह की जो घोषणाएं हैं, जो प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है कि क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा सकते हैं। नोएडा से हमारे साथ में मुनेंद्र भी जुड़े हैं, जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। मुनेंद्र, नोएडा में भी हालात बहुत खराब है, लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे गरिमा, लॉकडाउन जैसी स्थिति बताई जाएगी, बिकॉज जो पिछले 4-5 दिन का जो माहौल है उसके हिसाब से लोगों ने मास्क भी लगाने शुरू कर दिए हैं, एहतियाती बरतना शुरू कर दिया है और जो बाकी सारी चीजें जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड जो बचाव होना चाहिए उससे भी लोग अमल कर रहे हैं। तो लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं। और जो पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे खटारा वाहनों की संख्या बहुत बड़ी है, जुगाड़ वाहनों की संख्या बहुत बड़ी है, जो रात दिन बेसिकली धुआं उगलते हैं, झेरला धुआं उगलते हैं, इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संख्या है और कहीं ना कहीं ऐसे इंडस्ट्री की बहुत बड़ी संख्या जो कि NOC के नाम पे लीपापोती करके अपना जुगाड़ करके चलाते रहते हैं। तो पॉल्यूशन की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। राजीव जी आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और हम अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता थे, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी जानकारी पहुंचाने के लिए। जनहित में आज हमने इस मुद्दे पर बात की जो जनता से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। आम जनता के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी 7 शहर में शामिल हैं। यानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, हापुड़, इन सभी जगहों पर भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमने जो खिलवाड़ पर्यावरण के साथ किया, आज उसका नतीजा हमें ये मिल रहा है कि हम खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकते। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भला स्वच्छ पर्यावरण दे सकेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।